हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज 3। तो मेहनत हमारी और सफलता आपकी, लगे हैं हम आपके एक उज्जवल भविष्य के लिए। तो आप भी आपका योगदान ज़रूर दें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स ज़रूर करें किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपको डाउट है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज 3। कुछ इसमें ऐसे एमसीक्यूज़ है जो होने वाली एग्ज़ाम्स में लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट अटेंडेंट में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही हम एक हाईली लेवल के एमसीक्यूज़ लेके आए हैं जो कि आपकी होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। ओके, और संभवतः ऐसे ही क्वेश्चन आए भी हैं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज़ 3। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आया है, तो इसको अच्छे से समझें। इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में मत समझें। ठीक है, इसको आप एक न्यूमेरिकल टाइप का समझें, आपका एक ब्रेन टेस्ट, ब्रेन एनालिसिस के रूप में समझें। इसमें हम बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। ओके, जैसे किसी बच्चों को, ठीक है, वो जो बेसिक चीज़ें होना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलाता है और सिलेक्शन में रोक भी लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ माइक्रोबायोलॉजी में होते इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप बने रहे चैनल के साथ। स्पेशली हम माइक्रोबायोलॉजी में तो बहुत ही आपको हेल्प देने वाले हैं। आज तक हमने हमने 100% दिया है, आगे भी देते रहेंगे। तो बने रहे चैनल के साथ। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज़ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सेमी सॉलिड मीडिया, ठोस मीडिया का निम्नलिखित प्रतिशत कौन सा होगा। तो उसका आंसर तो आ गया है, लेकिन हम इस चीज़ को पूरा एकदम क्लियर कर देने वाले हैं। अगर इसकी जगह सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, तो क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ये क्वेश्चन आंसर खेलना नहीं है। ठीक है, कि हम क्वेश्चन डाल दिया, आंसर उसका रिप्लाई मांग लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर खेलना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है कि क्वेश्चन अगर किस तरीके से आते हैं तो हमें किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, सॉलिड भी दे सकता है, सेमी सॉलिड भी आ सकता है और लिक्विड भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ में हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है वो आपको सभी ने देख चुके होंगे कि इसका 0.5। अगर मान लो कि सेमी वर्ड हट जाता है, सॉलिड मीडिया, ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ये देखना चाहिए कि उस सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया और ब्रोथ मीडिया में ये कंटेनिंग क्या होती है, इसके क्या कंटेन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हम यहाँ पर सेमी सॉलिड की बात कर ले, तो सेमी सॉलिड में क्या होता है, 0.5% क्या होगा, इसमें अगार होगा। क्या होगा इसमें, अगार। लेकिन देखो इसमें अगार शब्द नहीं दिया है, तो ये इसीलिए नहीं दिया है, वो कन्फ्यूज़न के लिए। वो अगर दे सकता था, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछ लिया ठोस मीडिया का निम्नलिखित प्रतिशत कौन सा है। तो लेकिन हम ऐसे क्वेश्चनों को नकार नहीं सकते। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, सॉरी गूगल करोगे आप, तो उसमें राइट आंसर आ ही जाते हैं। ठीक है, वो तो जिसी तरीके से आप सर्च करोगे वैसा तरह से आ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं। मैं आपका बेसिक कन्फ्यूज़न जो दिमाग में क्या आपका जो वो लेवल है उसका एक, ठीक है, तर्क देखने के लिए मैं, क्योंकि बाकी बच्चे इसमें कमेंट्स में ज़रूर करें कि इसमें क्या क्या होने वाला था। ठीक है, इसमें अगार भी दे सकता था, क्योंकि व्हाट इज़ द विच इज़ द फॉलोइंग परसेंटेज सेमी सॉलिड, सॉरी अगार इन सेमी सॉलिड मीडिया, ऐसा दे सकता था, लेकिन उसमें अगार शब्द जोड़ा ही नहीं है ताकि आप कन्फ्यूज़न हो। भाई मैंने तो अगार में पढ़ा था 0.5%। कोई कोई इस तरीके से नहीं लगाता और कुछ और गलत करके आ जाते। आई होप कि आधे बच्चे, जो 50% बच्चे तो राइट आंसर करते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ग्रुप में, जो हमारा एक जबरे एजुकेशन पॉइंट करके व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उसमें हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेके आते हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव चलता है, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ओके, और आप उस ग्रुप में जुड़ भी सकते हो। कुछ हम और भी ऐसी चीज़ें उसमें डालने वाले हैं।
ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अभी मिक्स क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अभी 10 तारीख से, ठीक है। तब तक हम लोग सीरीज चलाएंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज हम MCQ वो वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल के साथ तो जुड़े रहें, हम आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहित मिले, मोटिवेशनल मिले। तो इस क्वेश्चन का 0.5 क्यों आया, वो अगार की बात हो रही है। अगर यहाँ पर सॉलिड की बात आ रही है तो 1% अगार होता है, ठीक है। तो एक बात होती है, अगर यहाँ पर लिक्विड मीडिया आ जाता है तो हम कौन सा लगाते हैं, तो लिक्विड मीडिया में ब्रोथ आता है, ठीक है, ना कि उसमें अगार आता है, ठीक है। तब वो मेंशन करता है, यहाँ पर शब्द मेंशन होता है, अगार, ब्रोथ, ठीक है। तो उसमें सॉलिड मीडिया में क्या, सॉलिड मीडिया जितने भी बने होते हैं, आप लोग देखना मीडिया में कहीं पर भी उसके पीछे ब्रोथ लगा है तो समझ जाना कि ये सॉलिड लिक्विड है, ठीक है, तरल मीडिया है वो। जिसमें भी जो भी शब्द अगर मीडिया भी हो, जो भी जैसे सेलेनाइन, एब ब्रोथ, ठीक है, तो ब्रोथ जहाँ पर आ गया तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, लिक्विड। लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि हम हर वीडियो में 100+ क्वेश्चन देते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं, आप इसको नकारे नहीं। माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आज तक हमने तीन एग्जाम दिए, उसमें 100% हमारा तो एक नंबर भी गलत नहीं जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपका भी माइक्रो में एक भी नंबर का गलत ना जाए, ठीक है। तो वही आंकिक प्रश्न पूछते हैं, तो आप आंकिक प्रश्नों को ध्यान दें, ठीक है। तो लिक्विड में ब्रोथ, और सॉलिड की बात आती हो तो सॉलिड में 1% अगार होता है, लिख लो, नोट कर लो। और सॉलिड की बात, अब जो सेमी सॉलिड मतलब अर्ध, ठीक है, अर्ध लिक्विड है वो, ठीक है, अर्ध तरल पदार्थ है। तो जैसे जब अगर 1% में सॉलिड हो सकता है तो आधे % में आधा सॉलिड तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर भी तो वही पूछा है, सेमी सॉलिड। ऐसी दिमाग लगाने वाली बातें हैं, ठीक है। थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़ें और नोट करें। सॉलिड में जो लिक्विड होता है उसमें ब्रोथ, और जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, अगार होता है, लेकिन वो भी परसेंट में। जैसे कि वो 1% में बताया कि अगर सॉलिड होगा तो 1% अगार होगा, सेमी सॉलिड होगा तो उसका आधा हो जाएगा, तो वो आधा हो जाएगा, ठीक है। सेमी सॉलिड मतलब अर्ध तरल। और हाँ, जो हमारा एक और नोट कर लो, जो अगार होता है वो क्या हो जाता है हमारा, वो सॉलिडिफाई एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ब्रोथ की बात करेंगे तो वो लिक्विफाई एजेंट है, ठीक। तो इससे देखो 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं समझना कि हम आंसर करके ना राइट लगा दिए। देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इसको कहीं ना कहीं से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं इसका आंसर थोड़ा लुप्त करना चाहेंगे। डिजीज दैट अफेक्टेड मे बी पीपल्स एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्स, ठीक है। वह रोग जो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। एंडेमिक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान देना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम रिपीट करते हैं, स्पोरेडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। तो इसका अगर चारों का, क्योंकि इसके ऊपर से बना है क्वेश्चन और आगे भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, पेंडेमिक का मतलब होता है, एपिडेमिक। तो इसका आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सभी लोग एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ब्रेन को एनालाइज करो। बहुत सारे बच्चे, हज़ारों व्यूज़ हो जाने के बाद भी बच्चे के 10 कमेंट नहीं आते, तो आप थोड़ा आपके दिमाग को कमेंट कर दो। क्या उंगली को दबाना तो होता है कि इसका यह आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का बी आएगा या डी आएगा, जो भी है, ठीक है। फर्स्ट वाले का बी आएगा, सेकंड वाले का क्या आएगा, ठीक है, ABC, जो भी आपके मन में रहेगा वो आप ज़रूर आंकिक करो, आपके ब्रेन को एनालाइज करो। देखो बाकी अदर्स वो क्या पढ़ाना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सीख जाओ, क्वेश्चनों को पढ़ना सीख जाओ और क्वेश्चनों का आंसर करना सीख जाओ, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर तो आप खुद से भी बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन जो एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चनों को समझो। अगर क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप कितने हज़ारों क्वेश्चन खुद से भी बना लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट की हम कोशिश कर रहे हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, देखना पड़ जाता है, ड्यूटी जाना होता है, तो ये सब सारी चीज़ें हो पाना था। तो हम लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की तो तैयारी में पूरी फुल कोशिश कर रहे हैं, और हम
कोशिश करेंगे कि इसमें लैब अटेंडेंट की वीडियो भी डालें, ठीक है, वो भी हम अपलोड करेंगे, हम फुल कोशिश कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहे और ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत देखते रहें। जो लैब अटेंडेंट वाले हैं वो भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो तो सारा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। ये स्टाफ नर्स की बात करो तो माइक्रो आते हैं, स्टाफ नर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेडियो, ठीक है, एक्सरे, ओटी में तो बहुत ही माइक्रो से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो जनरल माइक्रोबायोलॉजी के तो सभी सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दें, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अभी तो सभी लोग कर चुके होंगे, आई होप। हम सभी का आंसर सभी का कमेंट्स ज़रूर देखते हैं, तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने। देखो, पहले तो हमें इसका मतलब होता है कि स्पोराडिक क्या होता है, ठीक है। तो स्पोराडिक होता है मतलब एक लिमिटेशन एरिया में एक ही बीमारी बार बार होना, ठीक है। किसी को जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो एक ही क्षेत्र में वही बीमारी बार बार दोहराते रहने को क्या बोलते हैं हम, स्पोराडिक। तो वो चीज़ें तो यहाँ पर पूछी नहीं गई कि वह रोग जो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करते, पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। अब विभिन्न देश मतलब अलग दूसरे देशों में भी, तो ये तो हमारा शूट नहीं करता, ए वाला तो शूट नहीं कर रहा है। क्योंकि ए वाले का मतलब क्या है, ए वाला क्या बताना चाह रहा है कि वह रोग ऐसा, वही लोग कई क्षेत्रों में, यहाँ पर देशों की बात नहीं हो रही, वह रोग जो कई देशों कई क्षेत्रों में, क्षेत्रों मतलब एक छोटे लेवल में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही बीमारी हो रही कि जैसे कि एक एरिया है, एक गांव है, वहाँ पर बार बार मलेरिया हो जाता है लोगों को, बार बार डेंगू हो जाते, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेरोडिक, ठीक है। और पेंडेमिक का मतलब होता है ये पूरे विश्व भर की महामारी, ठीक है, एक बड़े लेवल की महामारी। तो अब विश्व भर की बात हो गई, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या आ जाएगा हमारा बी। लेकिन हम और भी बाकी ऑप्शंस को भी देखें, हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एक अलग अलग कंट्री की बात हो जाएगी, देशों में, ठीक है, पूरे देशों में ना मानकर एक लिमिटेशन, जैसे कि हमारे इंडिया की हो गई, अमेरिका की हो गई, तो उन लोगों में क्या होता है, ये भी एक बड़े लेवल का, लेकिन ये देशों की हो गई। अब ये विभिन्न देशों की नहीं, जैसे अमेरिका में अलग हो गई, पाकिस्तान में एक अलग बीमारी हो गई, जैसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एपिडेमिक की बात करेंगे, पेंडेमिक तो हमारी पूरी विश्व भर की महामारी हो गई, इसको हम महामारी भी बोल सकते हैं। लेकिन जो एपिडेमिक होती है वो क्षेत्रों को नहीं, क्षेत्र नहीं काउंटिंग करेंगे हम लोग, देश काउंटिंग करेंगे, अलग अलग देश। कैसे, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिजीज है ना, वो हमारे इंडिया वाले के लोगों को ही होती है, जो अदर लोगों को नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी दो डिजीज़ को हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अब इंडेमिक का मतलब होता है कि वो लेवल जो होगा वो कम होगा, अब वो क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। ये स्पोरेडिक और इंडेमिक एक ही चीज़ होता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, वही बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी, मलेरिया होगा लेकिन वो एक ही बार होगा, लेकिन वो एक छोटे लेवल पे होगा। ऐसे डिजीज़ को बोलेंगे एंडेमिक, ठीक है, न कि एपिडेमिक। एपिडेमिक उससे बड़ी, ठीक है। जब पेंडेमिक पूरे देश में हो सकती है तो कुछ कुछ देशों की, मतलब अलग अलग देशों में एपिडेमिक होगी। अब अलग अलग देशों में एपिडेमिक होगी तो उससे भी कम अब क्षेत्र की बात आ जाएगी, तो वो एंडेमिक होगी। लेकिन एंडेमिक में बार बार रिपीट नहीं होगी। सॉरी, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया और एक को ऊपर रख दिया, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा आप याद कर लो। पेंडेमिक मतलब पूरे देशों में, ठीक है। पेंडेमिक पी से पूरे देशों में, पूरी दुनिया में, पेंडेमिक पूरी दुनिया, ठीक है। एपिडेमिक, एपिडेमिक में मतलब आधी दुनिया का कहने का मतलब है। ईपी मतलब ईपी थोड़ा अंदर वाली, जो एक एक देशों में, ठीक है, कुछ कुछ देशों की बात आ जाएगी। और अगर इंडेमिक, और इंडेमिक मतलब आखिरी मतलब क्षेत्र, भाई क्षेत्र आखिरी हो जाता ना, विदेश, देश और कोई क्षेत्र क्या हो, एंड पॉइंट है, तो वो क्षेत्र हमारा इंडेमिक आएगा। लेकिन स्पोरोडिक की बात करें तो एक ही कुछ जो ऐसा बीमारी है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखो, ठीक। क्योंकि वो जैसे पेंडेमिक के बारे में दे दिया कि वह रोग जो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करता है। अब एक और दे दिया कि वह रोग जो बार बार, ठीक है, बार बार क्षेत्रों में रिपीट होता है,
या एपिडेमिक की बात आ गई कि वह रोग जो कुछ देशों में होता है, ठीक है, या इंडेमिक की बात आ गई कि वह रोग जो एक क्षेत्रों में होता है, तो ठीक है, तो इंडेमिक कहलाएगा। इस तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी राइट है, जिन्होंने बी किया था उसका उनका राइट आंसर है। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, अच्छे से लगाना। द वेक्टर ट्रांसमिट इन द इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड। वेक्टर संक्रमण जो संचारित करते हैं यांत्रिक रूप से, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। अब जिसको तो आंसर में ही देखो, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, लेकिन इसको समझने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन 2023 में भी पूछे गए और 2022 में भी पूछे गए कि उसके प्रश्न में ही आंसर थे, और हमने बताए भी थे। बस ढूंढने वाले होना चाहिए। जिन्होंने ये चीज़ ढूंढना सीख ली, वो आप 100% उसके वो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सभी सिलेबस पढ़ने से नहीं आता है। सिलेबस पढ़ने से इंसान पास नहीं होते, पास होते हैं अपने ब्रेन एनालिसिस से। तो जिन्होंने ब्रेन एनालिसिस कर लिया वो सिलेक्टेड हो गया। तो हमारा काम यही है, आपका ब्रेन को एनालाइज करना। ओके, इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स कर दो फटाफट। ए है, बी है, सी है, बोथ है, एंड सी है। तो वेक्टर का मतलब ये क्या होता है, अब समझ लो। वेक्टर का मतलब होता है बीमारी का घर। ये मैंने ये क्वेश्चन आया था 2023 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था कि वेक्टर क्या चीज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मलेरिया हो रहा है हमें, ठीक है, हमें क्या हो रहा है कि मलेरिया बीमारी हो रही है, ठीक, या डेंगू बीमारी हो रही है, तो किसके कारण हो रही है, मच्छर के काटने से। एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है, हमारा वेक्टर, ठीक है, रोग जनित, वो हमारा वेक्टर है, ठीक। डेंगू हो रहा है तो डेंगू भी तो मच्छर काटने से ही होता है, ठीक है, तो वो मॉस्किटो क्या है, हमारा वेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया कि वेक्टर संक्रमण को, ठीक है, वेक्टर संक्रमण को संचारित करते हैं यांत्रिक रूप में, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो, हिंदी का पढ़ो तो कुछ और मीनिंग निकलता है, लेकिन इंग्लिश में इसमें स्पष्टली बता रहा है कि द वेक्टर ट्रांसमिटेड इन इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, डी तो नहीं आएगा। चलो अब बताओ, अब क्या होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, अगर इसमें क्या पूछ ले, मैकेनिकली बोला, मैकेनिकल पूछा उसमें, तो इसका आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी राइट आएगा, क्योंकि अगर इसमें बायोलॉजिकली, ठीक है, अब मैकेनिकली पूछा है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या उससे फैल रहा है। मान लो कहीं वहाँ कोई कुछ प्रोसीजर हो रही है और इन्फेक्टेड मैकेनिकल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल का मतलब समझ रहे हो, कोई किसी चीज़ों के थ्रू जो क्या है, किस फॉर्म में, वो पैसिव फॉर्म में हो, कोई उपकरण हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो हम उसका यूज़ कर रहे हैं या वो इन्फेक्टेड चीज़ यूज़ कर ली है, तो उससे वो हो सकता है। वो प्रोसीजर के दौरान भी हो सकता है या कुछ किसी अदर चीज़ों से भी हो सकता है, लेकिन वो निर्जीव है, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब होता है निर्जीव है, तो वही सारी चीज़ें इसमें पूछी गई है, ठीक। लेकिन अगर इसमें नॉर्मली आता है तो, ठीक है, अगर इसमें मैकेनिकल नहीं इंक्लूड करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला था, बोथ। सिर्फ अगर ये मैकेनिकली शब्द हटा देता तो जो इसका आंसर आता बोथ, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर आएगा हमारा बी, मैकेनिकली वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको मैं कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया था, ताकि आप इस वीडियो में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं कि आपको सबको ब्रेन को एनालाइज करने वाले ही क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से देखें और कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमने इसके आंसर दे दिया तो आप पास हो जाओगे, नहीं, ये आप गलत करते हो। आप चीज़ों को समझो और एनालाइज करो। इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है बार बार रिपीट करने का, लेकिन भाई कोई ऐसा सोचता है कि एक क्वेश्चन पढ़ के आगे निकल जाता है, हो सकता है उसको बातें कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है उनको। तो आप इस चीज़ों को नोटिस करते चले। द वेक्टर ट्रांसमिट इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड, ठीक है। इसलिए अब यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता तो हम मैकेनिकल को देखकर मैकेनिकली वेक्टर तो लिख लेते हैं, और कभी कभी इसमें नोट या ऐसे या मैकेनिकली वर्ड हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ के जाओगे मैकेनिकली, और एग्जाम में पूछ लिया मैकेनिकल को हटा ही दिया, ठीक है। दे वेक्टर ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दे आर कॉल्ड, तो उसमें तो सारे आंसर सही होने वाले हैं,
वो बायोलॉजिकल भी वेक्टर भी हो सकते हैं, मैकेनिकली वेक्टर भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल रिजर्वेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान दो। मैकेनिकल हटाने से इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आने वाला था। ठीक है, सभी आंसर सही होने वाले थे सिर्फ मैकेनिकल को हटाने से, लेकिन यह मैकेनिकल डालने से ही मैकेनिकल इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, जब मैं 3 बार एग्जाम निकाल सकता हूँ 3 बार अटेंड करने से, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये उद्देश्य है कि इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। ठीक है, और कुछ टटोलने की ज़रूरत नहीं। आप अदर जगह तो आप भारी काम, ठीक है, भारी अमाउंट में पैसे दे रहे होंगे, हमें तो सिर्फ एक आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा, एक सब्सक्राइब लगेगा और आपको आपके 5 कमेंट और 6 लाइक्स। ठीक, बस यही सारी चीज़ आप सपोर्ट करते रहो। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिकल हट जाएगा तो इसके सारे आंसर आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में अगली बार पूछ सकता है ना भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, अगली बार क्या करेगा वो मैकेनिकली को हटा देगा और इसके सारे आंसर राइट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दे, या तो बायोलॉजिकल डाल सकता है वो, या रिजर्वियर डाल सकता है। ठीक है, अगर उसने डाल दिया कि रिजर्वियर अकेला बायोलॉजिकल रिजर्वियर कहाँ हो सकता है, ये ट्रांसमिटेड होता है अंदर ही अंदर किसी जीव के थ्रू। ठीक है, अंदर ही अंदर इसको हम नॉर्मल फ्लोरा के, जैसे कि अंदर ही हमारे माउथ की बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जाके कॉज कर दिया, तो वो हमारे बायोलॉजिकल रिजर्व में ही आएंगे। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा की बात होती है ना, कुछ माउथ बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या है तो बायोलॉजिकल ही है, मतलब एक जीवित हमारे जीवन के किसी जीव के अंदर ही है, लेकिन वो मुंह वाले बैक्टीरिया पेट में अगर चले गए तो वो क्या करेगा, वहाँ डिजीज कॉज करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, हम बायोलॉजिकली रिजर्व के हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान दें। इसका आंसर आपने देख ही लिया है, 20 का राइट आंसर है मैकेनिकल वेक्टर। लेकिन हमको इसका आंसर ही नहीं देखना है, हमें तो पूरा सारी चीज़ें देखना है। आंसर मैं आपको इसमें दिखा दूंगा चलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सभी लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, टी पैलिडम वाज डिस्क्राइब। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम जो कि हमारा एसटीडी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जेनाइटल बैक्टीरिया है ये। यू क्या क्या डाउल कौन सी डिजीज कॉज करता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम सिप्लिस डिजीज। ठीक है, सिप्लिस डिजीज कॉज करते हैं और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, VDRL। ठीक है, वेनेरियल डायग्नोसिस लेबोरेटरी रिसर्च, तो हम उसके लिए VDRL टेस्ट लगाते हैं। और किस ये इसमें कौन, ये देखो ये एक कॉजेज है, ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया है और क्या डिजीज कॉज करता है, सिफिलिस, और सिर्फ उसको डायग्नोसिस करने के लिए VDRL करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसने किया था। ठीक है, तो ऐसा ही नाइजीरिया गोनोरिया के भी आ सकता है। ठीक है, तो नाइजीरिया गोनोरिया में का जो नाइजीरियर साहब थे वो लगभग 1879, राइट 1879 में शायद, हाँ ठीक है, हाँ राइट 1879 में ही है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़े, ऐसे और लिखे। तो इसका बताओ, रॉबर्ट कोच साहब ने क्या सर्च करी थी। ठीक है, सॉनवान्स हफमैन ने क्या सर्च की, तो लुइस पास्चर को तो सभी लोग जानते ही हैं, और एडवर्ड जेनर ने भाई साहब ने क्या किया था। ठीक है, तो ये देखो इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम लोग, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। रॉबर्ट कोच बेसिलाइस, ठीक है, बेसिलाई एंथ्रैक्स बैक्टीरिया का भी खोज किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें ध्यान दें कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इसको कोच बेसिलस के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, एंथ्रैक्स बेसिलोई की खोज की थी। ठीक है, और जो स्टेडिन्स, ठीक है, स्टेडिन्स एंड हॉफमैन्स ने ही ट्रेपोनेमा पैलिडम की खोज करी थी। ठीक है, कमेंट आप ज़रूर करो, खुद के हिसाब से कर दिया करो, जैसा आपको डिस्प्ले पे दिखे इसका आंसर तुरंत कर दिया करो। ठीक है, ताकि आपका ही ब्रेन एनालाइज हो सके, ब्रेन की जो कैपेसिटी बढ़ सके। हम आगे लुइस पास्चर को सभी जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचस के टीके का वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था। ठीक है, एडवर्ड भाई साहब ने। तो ये ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़ें, लिख ले, नोट कर ले। रॉबर्ट कोच बेसिलाई, एंथ्रैक्स कोच बेसिलाइस। ठीक है, लुइस पास्चर पास्चुराइजेशन, जर्म्स थ्योरी, ये सब लुइस पास्चर भाई साहब की ही देन है। और जो इसका आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्टेडिन्स हॉफमैन ने ही
ट्रेपोनेमा पैलिडम की खोज की थी। ट्रेपोनेमा तो नाइजीरिया गोनोरिया की भी आ सकती है, ठीक है, नाइजीरिया की भी आ सकती है ना, तो आप नाइजीरिया का 1879, ठीक है, 1879। कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, तो आप घबराए नहीं, बस बने रहे चैनल के साथ, ठीक है। RH फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप वाज डिस्क्राइब, ये सारी जैसे ब्लड ग्रुप तो इसमें फट से लगाते हैं, ठीक है, कोई गलत लगा के आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें RH फैक्टर ऑफ द ब्लड डिस्कवर, जिसमें RH फैक्टर की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। हालांकि आंसर तो सभी ने राइट कर ही दिया है, इसमें गलत करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। लुईस पास्चर का भी हमने बताया कि पास्चुराइजेशन, मिल्क पास्चुराइजेशन, ठीक है, नाम से ही रखा हुआ पास्चुराइजेशन, मिल्क पास्चुराइजेशन, क्योंकि इन्होंने ही दिया था, जर्म थ्योरी भी इन्होंने दी थी, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अगर अकेले ब्लड ग्रुप की बात आए तो आप दोनों मत लगाना, उसमें कार्ल लैंडस्टर आएगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप की कब खोज हुई थी हमारी 1900, ठीक है, 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी, और सिर्फ अकेले कार्ल लैंडस्टर ने की थी। और जब 1940 में जस्ट 40 साल बाद पता चला था कि नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये बाद में पता चला था 40 साल बाद। तब तक ऐसे ही ब्लड चढ़ाया जा रहा था और पेशेंट की डेथ हो रही थी। भाई उल्टा ब्लड ग्रुप चल गया, नेगेटिव का पॉजिटिव में चले गया, पॉजिटिव का नेगेटिव में चले गया, तो रिएक्शन हुआ करती थी और मौतें हो जाया करती थी। इसलिए फिर उन्होंने एक और फिर 40 साल बाद उनके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो 40 साल बाद उन्होंने क्या किया और डिस्क्राइब किया उसको, और उसमें रिसर्च करी, तो 40 साल बाद पता चला कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो फिर बाद में ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव आने लगा। तो जब 1900 में सिर्फ इतनी बातें हो रही थी, ए ग्रुप बी ग्रुप, ठीक है, ए ग्रुप बी ग्रुप ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, सिर्फ इतना ही चल रहा था। 40 साल बाद 1940 में जब विनर भाई साहब ने आए और इन दोनों ने मिलकर RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप की खोज करी, तब जाके डिसाइड हुआ कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो किन दोनों ने की थी? कार्ल लैंडस्टर विनर भाई साहब ने, ठीक है। बाकी क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर तो आ ही गया है, इजी है। तो ऐसे अदर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी दे सकता है, ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप के बारे में भी दे सकता है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग मलेरिया की स्लाइड देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, TB की स्लाइड देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। इसलिए भी थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेके आया कि फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, क्योंकि हमें एक लेवल आगे जाना है, डिफिकल्ट में ही पढ़ना है हमें, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप बस लगे रहे, चैनल के को सपोर्ट करो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके आप चैनल को सपोर्ट करो। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यूज्ड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है उसमें कौन सा फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्वानिन सल्फेट, ओरामाइंस और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका ऑल दोनों तो यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि हम AB स्टैंड करते हैं तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? क्या डायरेक्ट हम AB स्टैंड करके हम स्टैंड को माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं? नहीं, तो उसमें हम पैराफिन वैक्स ज़रूर डालते हैं, ठीक है। सीडार वुड ऑयल भी बोलते हैं उसको। कौन सा बोलते हैं उसको? सीडार वुड ऑयल, नोट कर लो। पैराफिन ऑयल भी बोलते हैं उसको और सीडार वुड ऑयल भी बोलते हैं, जो हम मलेरिया के लिए भी करते हैं उसमें, ठीक है। तभी हम उसको जब हम ऑयल इमर्सन में देखना होता तो ऑयल का यूज़ ज़रूर करते हैं, इसीलिए उसको ऑयल इमर्सन बोला गया है, क्योंकि उसमें किसी न किसी ऑयल का यूज़ किया जाता है। और हर एक माइक्रोस्कोप में अलग अलग ऑयल इमर्सन यूज़ होता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मली जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हम लोग सीडार वुड ऑयल या पैराफिन ऑयल का यूज़ करते हैं। जैसे हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हम ओरामाइन और क्वानिन सल्फेट का यूज़ करते हैं, ऐसे ही लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सीडार वुड ऑयल या पैराफिन ऑयल का यूज़ करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। यहाँ थोड़ा आंसर गड़बड़ी हो गई थी और आपको सीरियल दिख ही रहा होगा, ABC एंड सी की जगह B हो गया और D की जगह C हो गया। तो आप इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप दिख ही रहा है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट बच्चों को दें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी में कोई दिक्कत ना आए। आगे देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू स्प्रेड इन दिस होस्ट टिश्यू आफ्टर स्टेबलाइज द इन्फेक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन समझने वाले होते हैं, ठीक है। आंसर तो आपको दिख ही गया, लेकिन
बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग क्या लगा देते हैं इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या है, अभी भी कोई बच्चे अभी इसका राइट आंसर नहीं कर पाएंगे कि द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू स्प्रेड इन होस्ट टिश्यू आफ्टर स्टेबलाइज इन इन्फेक्शन नानोस, ठीक है, संक्रमण स्थापित करने के बाद, ठीक है, समझना अच्छे से समझना, संक्रमण स्थापित करने के बाद मेजबान ऊतक में फैलने की एक रोगजनक की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है, एडेसिव, इन्वेसिवनेस, टॉक्सिनिसिटी और नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तीनों में आंसर जरूर करें। एडेसिव का मतलब क्या होता है, इन्वेसिवनेस का मतलब क्या होता है, टॉक्सिनिसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को एक सिंपली तरीके से बच्चों से पूछा था तो सब ने इसका गलत आंसर लगाया है, ठीक है, सारे के सारे गलत आंसर लगाए हैं। तो आप इसका आंसर ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। हम बता कि एडेसिव का मतलब होता है सिर्फ इन्फेक्शन क्या हो रहा है, हमारे स्किन में पेनिट्रेट होता है, सिर्फ हमारे बॉडी में जा रहा है, नॉट वो इन्फेक्शन कोज कर रहा है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एडेसिव हो रहा है, पेनिट्रेट हो सकता है वो, या तो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो सकता है, या तो माउथ या किसी और अदर थ्रो से वो पेनिट्रेट हो सकता है या इंसर्ट हो सकते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं आदेसीन, ठीक है, आदेसीन हो रहा है, वो चिपक रहा है। हम आदेसीन वो टेप लगाते हैं ना एडेसिव, तो वो सारी सिर्फ वो चिपकता है, नॉट डिजीज कॉज करता है। तो ए भी इसका गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे जो फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में सिर्फ लगे हैं, नॉट इन्फेक्शन कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, तो वो एडेसिव है। इन्वेसिवनेस मतलब देखो, इन्वेसिवनेस का मतलब होता है वो एंटर हो गए और वो बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उस चीज को बोलेंगे इन्वेसिवनेस। टॉक्सिनिसिटी का मतलब क्या होता है, वो बीमारी पैदा करने की क्षमता, हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करने की क्षमता, कि वो कितनी तेजी से बीमारी पैदा कर रहा है खुद से, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी मतलब तो जहर होता है, ठीक है, कितनी तरीके से वो टॉक्सिनिसिटी बढ़ रही है। टॉक्सिक्स मतलब तो जहर होता है ना, उस चीज़ को बोलेंगे टॉक्सिनिसिटी। तो वो जहर नहीं, वो चीज़ें नहीं पूछा गया उसमें, ठीक है, वो स्टेबलाइज्ड का पूछा है, उसकी क्षमता पूछा है। रोगजनक तो हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, उसके बाद में वो टिश्यू में कितनी स्पीड से फैल रहा है, उसी चीज़ को बोलते हैं इन्वेसिवनेस। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कम हो सकते हैं लेकिन हम इसमें 100% तो सभी जगह दे रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन देख ले 8वें का, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप बाय क्नेल्स और रुस्का, ठीक है। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का की खोज किसने की थी, तो रुस्का एंड क्नेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, रुस्का और क्नेल्स। अब इसकी कैपेसिटी पूछा है कितनी हो सकती है, क्नेल और उसके द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, 1000, 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000। तो लगभग इसका मानते हैं 700 से बढ़कर ये 12,000 तक इसकी कैपेसिटी होती है। कितनी होती है, 800 से 12,000 तक, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कि इसमें जो कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही होता है। और हाँ सॉरी, एक और इसमें प्लस पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ हम लोग वायरस को नापने के लिए तक कर सकते हैं, वायरस को तक इसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम नैनोमीटर तक की स्टडी कर सकते हैं। और नैनोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये क्वेश्चन भी आते ही हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं क्वेश्चन कम लेके आता हूँ लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर आपके 100+ हो जाते हैं। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, समझो, माइक्रो में आपको समझना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब इसको कैसे मापते हैं, जैसे कि हमने आई पीस डाल लिया, ठीक है, आई पीस यूज़ किया आपने 10, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 और 10 यूज़ होता है आई पीस, जो आँखों के जो पास होती है वो आई पीस होती है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगे होते हैं, जो 3 जो पीस लगे होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस,
ठीक है। आईपीस लेंस तो हम आगे जहाँ से आंखों द्वारा देखते हैं उसको आईपीस लेंस हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होते हैं, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, स्लाइड हो सकती है और चीज़, अब स्लाइड ही होगी और क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो जो स्लाइड होती है वो स्लाइड के पास कौन से लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उन्हीं को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऐसी चीज़ें भी पूछते हैं। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल चीज़ों को क्या एक लार्ज पर्दे पे दिखाना, मल्टीप्लाई करके, उसका जो साइज सेव है वो मल्टीप्लाई करके। अब साइज सेव मतलब नंबर में नहीं, सिर्फ साइज सेव में मल्टीप्लाई होना, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन किसके कहते हैं, उसको साइज सेव में, ठीक है। इसमें दिखा है ना मैग्निफिकेशन पावर, तो मैग्निफिकेशन एक छोटी सी डॉट को भी वो एक बड़ा सा बॉल के बराबर दिखाई देता है। एक हम जो पेन का डॉट है ना, उसको भी हम उसका मैग्नीफाई करेंगे तो वो एक बॉल, जो बॉल होती है ना क्रिकेट खेलने वाली, उतना बड़ा तक उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो उसकी इनलार्जमेंट करने की जो क्षमता को ही हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वायरस तो दिखता भी नहीं है, लेकिन उसको हम 12,000 mm वो एक्स तक देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने तीन जो आईपीस तो 2 प्रकार के होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो होते हैं वो 3 प्रकार के होती हैं, ठीक है। एक लो, मीडियम और एक हाई, ठीक है। लो, मीडियम और हाई। तो लो में कौन सा होता है हमारा, लो में 10 और मीडियम में, ठीक है, ठीक है। लो में हम लोग 10 और हाई में हम लोग 40, और हाई ऑयल इमर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं 100, ठीक है। तो कोई 100, जैसे 100 हाई में दे दिया तो कोई 100 लिख देता, तो 100 नहीं आते, 40x हाई में आते हैं, और जो 100 है वो ऑयल इमर्शन आता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नोट कर लिया करो, ज़रूर नोट कर लिया करो कॉपी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये आपको कहीं अदर्स नहीं मिलने वाली है। जो सिखाने के तौर पे हम एक आपके एक सहपाठी की तरह आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। छोटे बड़े आप माफ़ करेंगे, लेकिन हम उनको भी सिखाना चाहेंगे, क्योंकि बाय चांस कहानी का जो नॉलेज होता है वो छोटे बड़ों का भेद नहीं करता है, ठीक है। ज्ञान के बीच में छोटे बड़ों का भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर बी राइट आंसर होने वाला है इसका। 9वां देखते हैं हम लोग। 9वें का आंसर तो हमें दिख ही गया है। प्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन अफेक्टेड आर कॉल्ड, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन आंसर के तौर से मत जाना, ठीक है। आप तो इसको सोल्व करने की सोचना कि किस तरीके से हम पेपर सोल्व करना सीखें। प्रोटीन कण जो संक्रमित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वायरॉन्स, पायरॉन्स, न्यूक्लियोटाइड्स और नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सीधा सा इसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा है ये। इसको कैसे याद करेंगे, प्रोटीन्स नाम से ही पता है, प्रोटीन्स मतलब अब वो वायरॉन्स तो हो ही नहीं सकता। वायरॉन मतलब जो ऐसा जो इन्फेक्टेड है, जो वायरस कॉज कर रहा है, ठीक है। वायरॉन्स की जो स्मॉल यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, हमारी वायरॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पायरॉन्स। प्रोटीन का जो पार्टिकल्स होता है, जो प्रोटीन का जो पायरॉन्स पार्टिकल होता है वो इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है। और अच्छे अच्छे जो पार्टिकल के प्रोटीन में, हाँ ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है और हो सकता है इस बार पूछ ले, प्रोटीन का एक इम्यूनिटी पार्ट, ठीक है। प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन वो पूरा सारा के सारा प्रोटीन हमें इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करवाता, लेकिन कुछ ऐसे जो पार्ट्स है, ऑप्शन आ गया एल्बुमिन, ग्लोबिलिन, बिलीरुबिन, ऐसे कुछ शब्द आ गए हैं, तो आप अब ऐसे नाम आ जाएंगे तो आप इजीली तरीके से लगाओगे, ठीक है। ऐसे बायोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो एल्ब्यूमिन सबसे बड़ा है, ठीक। एल्ब्यूमिन क्या है, सबसे लार्ज पार्टिकल होता है, और वही क्या करता है, वो एक और काम करता है उसमें, जो उसमें क्या रेस्पायरेशन, ऐसा कुछ एक शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पार्टिकल्स, ओके, जो कैटायंस जो आयन पार्टिकलों को कौन कैरी करता है, तो वो हमारा एल्ब्यूमिन ही करता है, ठीक है। तो इस ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़े प्रोटीन के बारे में। हम और भी अच्छी बातें लेके आएंगे, जब बायोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बच्चे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आते जब क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं,
देखो प्रोटीन का पार्ट तो पढ़ लिया कि एल्बुमिन, ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वो तो एक स्टेप आगे पूछता ना कि जो एल्बुमिन होता है प्रोटीन में, ऐसा कौन सा पार्ट है जो लार्ज पार्ट होता है, वो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एल्बुमिन के क्या फंक्शंस होते हैं, एल्बुमिन क्या चीज़ है, वो इन चीज़ों में पूछते हैं। वो एक अगला लेवल का, यूजी लेवल का हमने बता ही दिया था पहले ही, बार बार एक ही बोलते हैं कि MMLT लेवल का पढ़ो, हम तो उससे आगे का पढ़ाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या है, हमारा नाम से ही पता चल जाता है ग्लोब्यूलिन, तो प्रोटीन पार्ट है ना वो क्या है, हमारा एक इम्यूनिटी पार्ट है वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते, तो आई होप कि आप ज़रूर इसको सोल्व करोगे। अब जो क्वेश्चन बना है, ठीक है, इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इसके ऊपर से क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और हर साल आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ लो, उसका डिफरेंट पढ़ लो। मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो जो लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो ग्रुप में जुड़ सकते हो, क्योंकि देखो मैं सबके PDF प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है वो उसमें शेयर कर दिया करूँगा, तो आप उसमें से देख लिया करो, क्योंकि इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल से ही क्वेश्चन 100% बनते हैं, 100% ठीक है, तो इसका मैं एक अच्छा सा PDF है, उसका डिफरेंट है, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सभी से वहाँ उसको अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, अपने हिसाब से मतलब उसको अच्छे से एक बार देख लेना कि प्रोटीन में, सॉरी ग्राम पॉजिटिव में कौन सी सेल वॉल होगी, मोटी होगी, ठीक है, थिक होगी, थीन होगी, कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें तो दिख ही रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एंडोटॉक्सिन मौजूद होता है। तो ग्राम बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, लिपोपोलीसेकेराइड। ठीक है, ग्राम नेगेटिव की बात हो रही है, लेकिन अगर यही बात अगर पॉजिटिव के ऊपर आती तो कौन सा आंसर आता है, टिक्नोइक एसिड। ठीक है, टिक्नोइक एसिड हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये टिक्नोइक एसिड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन वो होती है वो अलग डिफरेंट होती है। ठीक है, एक में थिक होती है और एक में थीन होती है, तो इसीलिए मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, क्योंकि उसमें और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो इतना तो याद कर लो। ग्राम पॉजिटिव की बात आती है, ठीक है, तो जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो टिक्नोइक एसिड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल लिपिड की होगी, तो इसीलिए जो ग्राम बैक्टीरिया होंगे वो घातक होंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो लिपिड होता है वो थोड़ा गीलापन होता है, उसको सुखाने में टाइम लगता है, उसको सुखाने में टाइम लगेगा, तभी तो वो बैक्टीरिया मरेंगे, है ना। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव में ये सारी चीज़ ग्राम पॉजिटिव में कम होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी किल हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्टेरलाइज हो जाते हैं। इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, लेकिन जो लिपोपोलीसेकेराइड उसमें लिपिड भी है, और क्या है, लिपिड वो भी पोली वाला है, पोली का मतलब बहुत ज़्यादा वाला लिपिड है, और सेकेराइड मतलब एनर्जी भी है। ठीक है, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना, तो बैक्टीरिया को एनर्जी भी मिल रही है, जिसके कारण वो नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल के होते हैं, बहुत डेंजरस डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़े, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़े कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इतने डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि वो लिपोपोलीसेकेराइड लिपिड का भी बना है। तो पहले तो वो गीले होंगे, तो वो पूरे सूखेंगे तभी तो वो मरेंगे। हम जैसे अगर हमको पानी डिहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारी डेथ ना हो जाए, जब तक हमारी बॉडी में पानी रहे हम लोग जिंदा है। लेकिन अगर हम बॉडी में पानी हट जाए तो हम तो ऐसे ही किल हो जाए, मर जाए, डेथ हो जाए। ऐसे ही बैक्टीरिया भी, जो इस नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपिड है तो वो मरेंगे क्यों। और जो ग्राम पॉजिटिव में, उसमें पॉजिटिव में कम होते हैं। ठीक है, उसमें क्या टिक्नोइक एसिड होते हैं, इसलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जल्दी स्टेरलाइज या किल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर लिपोपोलीसेकेराइड है। देखो एकदम समझने वाले मज़ेदार पढ़ो। बच्चे बोलते सर आप इतना ईजी कैसे पढ़ा लेते हो, और क्या ऐसे क्वेश्चन आते, तो बिल्कुल आते ना, हमने भी तो निकाला, मेरे तो एक भी क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाता है, इसीलिए आपके भी गलत नहीं जाएंगे। इजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चे समझते ही नहीं है, रटे जाते। सीखो भाई, देखो सीखना और रटना अलग बात हो जाती है। आप अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हो, उसे पूरा सिलेबस रट लियो, याद कर लियो, पढ़ना अच्छी बात है, बट समझना उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ कर पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। तो आप हम
आपको अच्छी बातें बताना चाहते हैं। अच्छी बातें तो सब करते हैं, लेकिन और अच्छी बातें बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इंडोटॉक्सिक रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग इन क्या सेक्रेटेड बाई, कौन सा बैक्टीरिया जो क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा। अभी इसका तो आंसर सभी लोग करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, हम बहुत बता चुके हैं। कुछ आप लोग भी रिस्पॉन्स करो, आपका भी दिमाग को थोड़ा जोर डालो, सोचो कि इंटेरोकोकाई हो सकता है। इंटेरो मतलब बॉडी में समझ ले कि इंटेरो मतलब अंदर जाके वो कर रहे होंगे तो अंदर हो सकता है, बिल्कुल। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका ये क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करो। इंटेरोबैक्टीरिया भी हो सकता है, स्टेफाइलो भी हो सकता है। ठीक है, तो किसका दिमाग क्या बोलता है बताओ जल्दी फटाफट। ये सारे इंटेरोबैक्टीरिया और इंटेरोबैक्टीरिया हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है तो देख सकते हैं आप इसका भी। स्टेफाइलोकोकस भी पढ़ा चुके हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी पढ़ा चुके हैं। स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर शेप का होता है, ये हमेशा पूछा गया है। स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर शेप का होता है, स्ट्रेप्टोकोकस चेन शेप का होता है, पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और एंडामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, तो ये अमीबा होता है वो तो हमारा क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर होता ही नहीं, ये कहीं भी फिसलते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सभी लोग जानते हैं, फूड पॉइजनिंग तो हमारा स्टेफाइलोकोकस से करता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर देखेंगे आप, आंसर देख लो पहले। द डिफरेंट लेक्टोज एंड नॉन लेक्टोज फर्मेंटेजेस द मीडियम इज यूज। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेक्टोज और नॉन लेक्टोज फर्मेंटेशन, ये हमने कल्चर मीडिया वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लेक्टोज और नॉन लेक्टोज फर्मेंटेशन में इनमें से क्या आएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, वो तो सभी को पता है। विल्सन एंड लेयर क्या है चीज़ें, ब्लड अगार क्या चीज़ें, टेट्राथायोनाइड्स क्या चीज़ें, विल्सन एंड ब्लेंड ये डिफरेंशिएशन ऑफ साल्मोनेला, साल्मोनेला के लिए करते हैं। ठीक है, साल्मोनेला सीजेला, साल्मोनेला के लिए एक और करते हैं। ठीक है, सेलेनाइन एफ ब्रोथ, नोट कर लो। विल्सन एंड लेयर ब्लेयर, इसमें बी हट चुका है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो विल्सन एंड लेयर आप लोग सभी जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साल्मोनेला। ओके, और साल्मोनेला के लिए एक और है सेलेनाइन एफ ब्रोथ, लिख लो। ब्लड अगार क्या है हमारा, ये भी हमारा एक इनरिचमेंट मीडिया है। क्या ये एक इनरिचमेंट मीडिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, और टेट्राथायोनाइड अब ब्रोथ, अब यहाँ ब्रोथ आ गया तो अब जो इससे जो बनने वाला कल्चर मीडिया कौन सा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, लेकिन जो मेकोंकी अगार है हमारा वो क्या है, हमारा राइट आंसर है डिफरेंशिएट करने के लिए। उसमें लेक्टोज फर्मेंटेशन और नॉन लेक्टोज फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। उसमें क्या हो जाता है, जब लेक्टोज फर्मेंटेशन होता है तो उसमें पिंक कलर का फर्मेंटेड दिखता है। और फर्मेंटेज का मतलब क्या होता है उसमें, ठीक है, सड़ना, मैंने बताया था ना, फर्मेंटेड करते हैं हम किसी भी चीज़ों को, तो जो जलेबी बनती है वो फर्मेंटेड होकर ही बनती है, तभी जाके वो अच्छे से बनती है। ठीक है, हर एक ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ों को हम फर्मेंटेड करते हैं। ठीक है, दही जमाते हैं तो वो भी फर्मेंटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो मेकोंग के आकार आगा वो डिफरेंशियस मीडिया भी है, डिफरेंशियस मीडिया भी बोल सकता है, या लेक्टोज और नॉन लेक्टोज वो भी मेकोंग के होकर आ सकता है। और जो ब्लड अगार हमारा हुए इनरिचमेंट मीडिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ये आप सारे कल्चर मीडिया अच्छे से याद कर लो। सिंपल कल्चर मीडिया में क्या कौन कौन सा आता है, देखो पहले सिंपल, उसको बेजल भी बोलते हैं, फिर इनरिच, फिर कुछ और मिला दो तो वो इनरिचमेंट। ठीक है, और कुछ इसमें अच्छा मिला दो तो वो स्पेशल, इस तरीके से हम उसमें मिलाते जाते हैं। ठीक है, पेप्टन वाटर, ऐसी नॉर्मल चीज़ें अगार ब्रोथ न्यूट्रन अगार, ये सारी चीज़ें रहेगी तो वो सिंपल है बेचारा। अब उसमें ब्लड अगार, ठीक है, चॉकलेट अगर ऐसी चीज़ें डाल देंगे तो वो इनरिचमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाई इनरिच्ड हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा इनरिचमेंट हो जाएगा, इनरिच से वो इनरिचमेंट भी हो जाएगा। और उसमें और कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें डालेंगे, देखिए सेलेनाइन ब्रोथ डाल दिया, ऐसे कुछ और चीज़ें से में डाल दिया तो अब वो क्या हो जाएगा, वो तो स्पेशल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़े।
इस क्वेश्चन देखो, अ कॉमन लेबोरेटरी मेथड कल्टीवेशन एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे कि कुछ जो वो होती है हमारे कल्चर प्लेट, जो बाकी रहेगी वो सब एरोबिक का होती है, लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए भी तो करना होता है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया पढ़े हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक, पढ़े हैं ना हम लोग। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एरोबिक जो अदर जो जितनी भी प्रोसेस होती है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है, इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, तो बहुत सारे ये वो एरोबिक कल्चर के लिए करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, तो उनके लिए तो अलग कल्टीवेशन होगा, अलग मेथड होगी ना, तो वो किसके, वो कौन सी होगी, ठीक है। अवायवीय सूक्ष्म जीवों की खेती की, ठीक है, खेती मतलब वही कल्टीवेशन का मतलब खेती बोल सकते हैं अपन इसमें हिंदी, क्योंकि हिंदी कुछ भी बोल सकता है। आ कॉमन लेबोरेटरी मेथड ऑफ कल्टीवेशन एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब एक ही चीज़ है। तो गैस पैक सिस्टम, ब्रेव जार सिस्टम्स, ठीक है, पायरोजेनिक एसिड और ओवर द कॉटन, तो ये सारी है, ये सब एनारोबिक है, लेकिन कॉमन पूछा उसमें, ठीक है तो ये सारी चीज़ें एनारोबिक कंडीशन में माइक्रो जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ही ग्रो करवा लेगा। लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती है ना, कोई हम कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप तो लैब में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमन माइक्रोस्कोप हम लाइट माइक्रोस्कोपिक ले लेते हैं, या उसी को हम लोग बाइनोकुलर या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़रूर पढ़ें अच्छे से अच्छे। तो इसमें जो कॉमन चीज़ें बताना है, फटाफट सब कमेंट्स करो, कॉमन की बारी आ गई, कमेंट्स करो। हमारा उद्देश्य आपका ब्रेन एनालाइज हो, कमेंट्स ज़रूर क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आई होप कि वो अच्छा कर रहे होंगे। देखो जो मेहनत करता है वही कमेंट्स करता है, जो पढ़ना चाहता है वो कमेंट ज़रूर करेगा। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हम भी बहुत कमेंट करते थे जब हम पढ़ते थे, तो हालांकि मैंने सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करी है। आप लोग वही नॉलेज का फ़ायदा उठाओ, फ्री नॉलेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। कुछ नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हमारी वजह से किसी का सिलेक्शन हो, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट नौकरी में चले जाते हो तो आप कम से कम बोलोगे कि एक सर थे, एक हमने वीडियो देखे थे उनके और हमारा सिलेक्शन हो गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, ठीक है। बस यही चाहिए हमें कि हम आपके दिलो दिमाग में बसे रहें, ठीक है। इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम बता दें कि सारी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, लेकिन जो गैस पैक सिस्टम से वो इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेन कर लो, सी का देख लो, इसमें क्या बोल रहा है, कॉटन। इसमें क्या करते हैं, उसमें एक बोतल लेते हैं और बोतल के ऊपर कॉटन लगा देते हैं, ठीक है, कॉटन से पिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसमें हवा चले जाएगी। अब कॉटन है तो भाई कैसे वो एनारोबिक कंडीशन में कैसे हो सकता है, वो कुछ मात्रा में चले ही जाती है हवा, मतलब हवा जाएगी तो ऑक्सीजन भी जाएगी, इसलिए कॉमन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ब्रेवियर जार ये भी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एक जार होता है, ठीक है, और एक और होती है उसमें। तो जो जार होती है, तो जार में क्या होता है, हम पेट्री डिश उसमें रख देते हैं, ठीक है, जो पेट्री डिश होती है कल्चर मीडिया में जो कोटेड वाली, तो उसमें रख देते हैं और पेट्री डिश के ऊपर मोम जला के रख देते हैं। जब उस मोम बुझ जाती है और उसको ढक्कन से पैक कर देते हैं, और जब वो मोम बुझ जाती है तो हम सोचते हैं कि अब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं और सब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अब बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। वो बैक्टीरिया, अब जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन उस वो भी जो मोमबत्ती है वो भी प्रॉपर तरीके से क्या कर रही थी, वो भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो जो गैस पैक है, अब गैस पैक में क्या करते हैं, उसमें कुछ गैसेस इंसर्ट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें इंसर्ट करते हैं और एक इंडिकेट लगा देते हैं और पूरा उसको पैक कर देते हैं। क्या करते हैं, उसमें गैसेस प्रोवाइड, हीलियम एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस उसमें डाल देते हैं और उसमें एक लाइट होता है, ठीक है, और वो लाइट तभी जलता है, ग्रीन होता है वो लाइट, तभी ग्रीन होता है जब उसमें पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें इंडिकेट करता है, ठीक।
तो वो इंडिकेट कर देगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ उसमें कंप्लीटली वो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, अब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। और अब उस कंडीशन में उसके बाद अगर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो हमारे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। द मोस्ट कॉमन मेड ऑफ सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया, ये बार बार हम पूछते हैं कि बैक्टीरिया में विभाजन कौन सा होता है, तो ये तो आप सभी देखते हैं कि बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है हमारा, किस क्या क्या होगा। अब देखो जल्दबाजी मत करना, इसमें ऑप्शन जो ऑप्शन बहुत सिमिलर दे रखे हैं, और ऐसे ऑप्शन आते हैं, सिमिलर ऑप्शन आते हैं भाई, नॉन ऑफ द अबव तो आएगा नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दिस में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सही आएगा आंसर, तीनों में आंसर करना है, फटाफट आंसर करो इसके कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बाइनरी मिटोसिस बोल दिया, आंसर गलत है। बाइनरी डिफिजन सी बोल दिया, बाइनरी डिफिजन बोल दिया, तो बाइनरी डिफिजन नहीं होता, उसमें बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है उसमें, बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, द्विविखंडन, ठीक है, दो भागों में बंटते हैं। और ये ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में आया है, इससे रिलेटेड जो बेसिलाई होती है वो दो भागों में टूटे, मतलब ऐसा पूछा था कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप है जो, ठीक है, विभाजित होकर भी वो एक जैसा ही दिखेगा, तो वो क्या हमारा बेसिलाई था उसका आंसर, ठीक। तो ऐसी सारी चीज़ें ज़रूर पढ़े भाई। जो स्पाइरल होगा, ठीक है, जो जैसे स्टेपाइलो कोकाई होगा, अगर कोकाई को आधा करेंगे तो वो फिर स्पाइरल शेप होगा नहीं, ठीक है। विब्रियो को भी हम आधा करेंगे तो फिर वो विब्रियो क्वेश्चन मार्क शेप होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो बेसिलाई को हम लोग तोड़ेंगे तो वो आधा तो दिखेगा ही, छोटे छोटी छड़। अब बेसिलाई का मतलब होता है कि एकदम छड़ नुमा स्ट्रक्चर। अब छड़ को हम आधे भागों में तोड़ देंगे तो फिर भी वो छोटी छोटी छड़ कहलाएगी ना। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े जाए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। देखो सी की जगह डी कर दिया मैंने, ये आगे तो ऑप्शन है और पीछे उनके विटामिन के नाम है। बी कॉम्प्लेक्स को आगे डाल दिया मैंने क्योंकि इसमें ए आ गया था, और बाकी मैंने उसको पलटा दिया, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें भी बहुत सुकून मिलता है कि बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हम भी उनके साथ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो फुल कोशिश कर रहे हैं, दिन रात यही लगे। मैं तो माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन बनाने में ही लगा हूँ कि बच्चों को एक भी क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से बाहर ना जाए। हमारी फुल कोशिश है हमारी तरफ से। तो आप आपको क्या है कि दबाना ही है, बस टिक करना, 2 बार दबाना, एक बार सब्सक्राइब हो जाएगा और एक बार बेल आइकन दब जाएगी तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन के 15 कमेंट्स करने हैं आपको, ताकि आपका जो ब्रेन्स है वो मोनेटाइज हो जाए आपका, ठीक है। अपना चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपका दिमाग मोनेटाइज हो जाए, यही हम चाहते हैं, ठीक है। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर दे तो आप भी इतना कर ही सकते हो, ठीक है। इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दिल, ठीक है, पे हाथ रखकर दिमाग की सोचो, क्या बोलते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाओ। और पेपर में भी यही करना है, दिल पे हाथ रखना है और दिमाग से सोचना है, तो दोनों को कंपटीशन करवाओ, दिल दिमाग, सही आंसर निकल के आता है। ऐसा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, वरना बिना मेहनत किए आप वहाँ बैठ जाओगे, सर ने बोल दिया था दिलो दिमाग की सोचो, और वहाँ पर कुछ भी तुक्का लगा के आ रहे और बोलोगे सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने, इसलिए बताओ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। हालांकि ये बायोकेमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, वो तो आपको सभी को पता ही है, इसके केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट जानते हैं बच्चे, ठीक है। B12 के थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, वरना विटामिन के जो अडेक, ठीक है, जो फैट सोल्यूबल हम वो होते हैं वो अडेक या कीड़ा, हम तो इस तरीके से पढ़ते हैं। और BC, ठीक है, BC हमारे वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है, अभी तक कमेंट्स कर दिए होंगे सभी लोग, कमेंट्स ज़रूर बताओ।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा क्या आने वाला है, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ले और लाइक एंड कमेंट्स कर दें।